तो आज हम बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का जो पार्ट रिमेनिंग रह गया था उसके बारे में। तो वर्क एनर्जी पावर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वर्क यानी कि कार्य क्या होता है। तो हमने जाना था कि टू डू वर्क वी नीड टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज फोर्स एंड सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स लगाने पर कहीं डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क इज डन, काम हो गया। अच्छा, अब वर्क होने का फॉर्मूला क्या निकला था, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, जहां पर कॉस थीटा में जो थीटा था वो एंगल ऑफ फोर्स था। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर प्रोडक्ट से नहीं आती, स्केलर प्रोडक्ट से आती है, इस वजह से। अच्छा भाई, इसके बाद यूनिट देखा था हमने, इसका एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट इसका अर्ग चलता है। एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, ये भी आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हम आगे बढ़े थे, वर्क में हमने देखा था कब मैक्सिमम, कब मिनिमम, कब जीरो हो सकता है। मैक्सिमम तब होता है जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो मैक्सिमम वर्क डन हम उसे कहते हैं। ठीक है, ये कब मिलता है हमें, जब हम 0 डिग्री एंगल पे लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच। पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से लेस होती है। इसके बाद जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाती है तो वर्क डन निगेटिव हो जाता है। और मिनिमम कब हो जाता है, जब वो 180 डिग्री हो जाता है, तो वह मिनिमम वर्क डन हो जाता है। जीरो होने की 3 कंडीशन आपको बताई थी हमने, कि फोर्स जीरो कर दो, डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो, या फिर दोनों नॉन जीरो रखो और एंगल 90 डिग्री कर दो, तो भी आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। जिसमें आपको हमने कंडीशन किसका बताया था, सिंपल सा कुली वाला केस हमने वहां पे सीखा था। फिर हमने देखा था कि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है और वो सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ओके, फिर हमने बात करी थी पार, पार यानी कि शक्ति के बारे में। पार यानी कि जो शक्ति होती है वो क्या होती है, कैसे काम करती है, और शक्ति का फॉर्मूला क्या था, W/T, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। और इसका जो यूनिट निकल के आया था वो निकल के आया था क्या क्या भाई, वॉट, किलोवाट, है ना, और जूल पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये सब निकल के आए थे। इसके दो फॉर्मूले भी हमने सीखे थे, P इक्वल्स टू W/T और F/D/T और F/V। तो 3 फॉर्मूले भी आए थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने आपके साथ डिस्कशन किया था एनर्जी के बारे में। एनर्जी में हमने आपको बताया था एनर्जी क्या होती है, वर्क का ही एक दूसरा पार्ट है, जो कि एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, हम वर्क से ही सब कुछ निकाल लेते हैं, यूनिट वगैरह। ठीक है, तो कैपेसिटी को दिखाता है वर्क करने की। तो एनर्जी के 2 यूनिट एक्स्ट्रा और आपको पढ़ाए गए थे, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस इतना सा। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी बहुत सारे टाइप्स थे, जिसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी को चूज किया और उसको आगे पढ़ने का ट्राई किया। बस वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने मैकेनिकल एनर्जी से पढ़ना चालू किया था। ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो ये एनर्जी होती है जो मशीनों के द्वारा यूज की जा सकती है। ठीक है, जो मशीनें यूज करती हैं उसे मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। अच्छा भाई, अब मशीनों में हम भी आते हैं, जो फोर्स लगाकर हम एनर्जी यूज करते हैं वो भी आपकी मैकेनिकल में ही काउंट की जाती है। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी हमने आपको पढ़ाई थी 2 टाइप की। कौन कौन सा, एक पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा। तो ये दोनों ही टाइप की एनर्जी आपको यहाँ पर डिटेल में समझनी है। स्थितिज ऊर्जा हमने आपको बताया था, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार राहुल जी, आदर्श, जय हिंद। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा वो एनर्जी होती है जो ड्यू टू रेस्ट किसी ऑब्जेक्ट में आती है, यानी कि स्थिर अवस्था के कारण, ड्यू टू रेस्ट मतलब स्थिर अवस्था के कारण किसी ऑब्जेक्ट में आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा आपका सिंपली क्या था, जैसे ये है, नहीं नहीं भैया, हम यहाँ दे तो रहे हैं सारा कुछ। यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, रेस्ट पे हैं,
तो रेस्ट पे हैं, तो जब तक आप रेस्ट पे हो, बैठे हुए हो, एक जगह रेस्ट कर रहे हो, तब तक आपके पास जो एनर्जी होती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। जैसे हमने कहा था वाटर रिजर्वायर जो होते हैं वो लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो वहां पर पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्प्रिंग को जब आप रखते हैं अपने पास कंप्रेस करके, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ये सारे सिंपल से इसके एग्जाम्पल बनते हैं। फिर हमने देखा था GPE के बारे में, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने बात करी थी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, क्योंकि इसी का स्थितिज ऊर्जा में फॉर्मूला होता है, बाकी किसी का होता नहीं है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में हमने क्या देखा था कि इसका फॉर्मूला निकल के आता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, जहां पर हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और हाइट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने आपको बताया भी था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और फिर वो नीचे आता है, तो हवा में जितनी देर वो रहता है तो किस पॉइंट पर उसका एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता जाता है, तभी तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंको तो वो हमेशा एक जगह जाके रुक जाता है। ठीक है, और रुकने के बाद वो फिर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने पर इंक्रीज होता है और नीचे आने पर डिक्रीज होता है। क्यों ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है? क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लग रहा है। बस सिंपल सा पॉइंट है। काइनेटिक इसका मैक्सिमम होगा ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले जो इसके पास होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, बस ये दो सिंपल से पॉइंट आते हैं। अच्छा, अब इसके बाद पार्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बाद गतिज ऊर्जा। ये एनर्जी हमें कब देखने को मिलती है? ये एनर्जी हमें तब देखने को मिलती है जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, यानी कि गति कर रहा हो। हाँ, एनर्जी निगेटिव बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। पोटेंशियल एनर्जी भी आपका निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो आपका होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। यही एकमात्र ऐसा एनर्जी है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये याद रखिएगा, ये एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा पॉजिटिव रहती है। क्यों? उसका कारण अभी आगे बताएंगे। तो गतिज ऊर्जा क्या आती है? ड्यू टू मोशन आती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यानी कि गति कर रहा है, तो उसके पास जो ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर देखिए, अभी वो बॉल रोके हुए था, अब इसने बॉल को मोशन करा दिया, तो इसके पास जो एनर्जी है काइनेटिक हो गई। आप चलने लगे, भागने लगे, दौड़ने लगे, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आप रुक जाएंगे, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट होते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देखी होगी, जो बिजली पानी से बनाई जाती है, वो कैसे बनाई जाती है? हमारे पास बड़े बड़े रिजर्वायर होते हैं जिसमें हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर डैम होते हैं, उन डैम में गेट लगे होते हैं बड़े बड़े, वो गेट जैसे ही हम लोग ओपन कर देते हैं पानी तुरंत फ्लो करने लगता है, तो पानी के पास कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब वो पानी जैसे ही काइनेटिक एनर्जी लेकर आता है, रास्ते में हम टरबाइन रख देते हैं, वो टरबाइन को घुमा देता है, टरबाइन घूमता है, जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। जनरेटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बनाना, तो बस इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है, और पानी जो है वो इसको घुमाकर रिवर्स में चला जाता है वापस। तो ये है आपका पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल कन्वर्जन का सबसे आसान तरीका। ठीक है भाई, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि जब आप मोशन करने लगते हैं तो आपके पास जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक होती है। फॉर्मूला, अरे भैया PDF रो हर क्लास का मिल जाता है, काहे परेशान हो?
आप ऐप पर पीडीएफ देख लो, हर क्लास का अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लेना वहां से। चलो भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भैया, के ई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, बचपन से ये फॉर्मूला आप पढ़ते चले आ रहे हो, इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी फंक्शन, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। ठीक है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी आपका जो है वो इन दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दोनों में कुछ भी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अलग अलग रेशियो में। जैसे मान लो मैंने पहले कहा कि मेरा मास था 2 kg और काइनेटिक एनर्जी था 6 जूल। अब मैंने अपना मास कर दिया है 6 kg, तो बताओ नया काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ेगा, कितने गुना बढ़ेगा, ये आपको बताना है। हाउ मेनी टाइम्स। हाँ, 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मास कितने टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है। तो जितने टाइम मास है उसी रेशियो में काइनेटिक एनर्जी भी 18 जूल हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 18 जूल, यानी कि 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन वेलोसिटी के साथ पूछा जाता तो कुछ और होता। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पहले था 3 मीटर पर सेकेंड और उसका काइनेटिक एनर्जी था 9 जूल। अब उसका नया वेलोसिटी हो जाता है 9 मीटर पर सेकेंड, तो अब उसका नया काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, अब बताए भाई। नया काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, तो भाई कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पहला अपॉन काइनेटिक एनर्जी दूसरा इक्वल्स टू V1/V2 का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, पहला है 9, दूसरा हमें पता नहीं, पहले में वेलोसिटी था 3 तो 3 का स्क्वायर 9, और दूसरे में वेलोसिटी है 9 स्क्वायर 81, 9 से 9 कैंसिल, दूसरा काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 81, आंसर है। लो भाई खत्म। सिंपल सा रेशियो बनाना सीखिए, रेशियो बना लोगे सॉल्व कर लोगे, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, क्लियर भाई यहाँ तक, जल्दी से बताओ। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई भी डाउट तो बता दो भैया। ओके, आगे बढ़े। अच्छा, ये आपको नोट्स अवेलेबल है, आप यहाँ इसको घर पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए। तो हमने कहा सर ये लीजिए हाफ एम वी स्क्वायर। कहते हैं नहीं 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 नहीं, उसको मोमेंटम के फॉर्म में लिखिए। किस फॉर्म में लिखिए, मोमेंटम के फॉर्म में लिख के दिखाइए। हमने कहा अच्छा मोमेंटम के फॉर्म में लिखना है, कहते हैं हाँ। हमने कहा अच्छा जी सुनो, हमने कहा देखो आपने काइनेटिक एनर्जी बचपन में पढ़ाई थी हाफ एम वी स्क्वायर,
अब हम उस बचपन से थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, तो हम इसमें m का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2m। तो आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं एम बी होल स्क्वायर अपॉन 2m। एम वी क्या होता है? पोटेंशियल, सॉरी, मोमेंटम। तो ये हो गया आपका मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। लो भाई, काइनेटिक एनर्जी आ गई पोटेंशियल के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में जब कभी भी आपसे पूछे, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज कर लेना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, जहां पर पी क्या है? मोमेंटम है, संवेग है। बस इतना सा पॉइंट है। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के फॉर्म में आपको निकालनी है, तो पी स्क्वायर बाई 2m निकालेंगे। ओके, अब यहां से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आपको दिया गया है 5 kg मीटर पर सेकेंड, और उसका काइनेटिक एनर्जी है 3 जूल। अब मोमेंटम नया हो जाता है 16 kg मीटर पर सेकेंड। न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी, बताइए। छोटू क्वेश्चन है। हाँ भाई, आंसर। किसी का आंसर नहीं आया? क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, तो इतना समय क्यों लग रहा है भाई? 2133 जूल, 3.6 जूल। ओके, अलग अलग आंसर आने लगे। चलो भाई, देखते हैं। कुछ नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी साफ साफ आपको दिख रही है, पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देख सकते हैं आप, फॉर्मूले में दिख रहा है पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बस आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड इक्वल्स टू P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर। बस, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कितना दे रखा है? 3 जूल। सेकेंड हमें पता नहीं। मोमेंटम स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर करेंगे 256। ठीक है, तो ये लगभग कितने टाइम्स जाएगा? ध्यान से देखो, ये लगभग 10 टाइम्स तो चला ही गया है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड जो आएगी, वो आपकी लगभग कितनी आ जाएगी? अराउंड 30 आ जाएगी। अराउंड कितना आ जाएगा? 30। बस यही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा अब आपसे क्वेश्चन आता है एनर्जी कन्वर्जन का। एनर्जी कन्वर्जन का क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। कहते हैं एनर्जी कन्वर्ट करके दिखाइए भैया। एक सेकंड रुकना भाई।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कन्वर्जन का क्वेश्चन कैसा आता है, कहते हैं ये बताइए उस डिवाइस का नाम बताइए जो साउंड एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल में बदल देता है। तो बताओ भाई डिवाइस का नाम। डिवाइस का नाम जो साउंड को इलेक्ट्रिकल में बदल दे। हाँ भाई तनिष्क बिल्कुल सही, बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। एम्पलीफायर? ना भैया, एम्पलीफायर नहीं होता। एम्पलीफायर तो एम्पलीट्यूड बढ़ाता है, एम्पलीफायर ये नहीं होता। अगर एम्पलीफायर देखना है तो एम्पलीफायर क्या करता है, जब आपका एनर्जी लॉस होने लगता है तो रास्ते में आप एम्पलीफायर रख दो तो वो एम्पलीट्यूड को हाई कर देता है। एम्पलीट्यूड को हाई कर देता है ऐसे। ठीक है, माइक्रोफोन बिल्कुल सही, जितने लोग माइक्रोफोन आंसर कर रहे हैं वो सब सही है। माइक यार, मैं ये बोल रहा हूँ देखो, माइक साउंड एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है, तो मतलब माइक्रोफोन का काम यही है। अच्छा इसका अपोजिट पूछ ले अगर, वो कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को साउंड बनाती है। हाँ भाई, इलेक्ट्रिकल को साउंड बनाए, स्पीकर बिल्कुल सही। स्पीकर इलेक्ट्रिकल को साउंड बनाता है। अच्छा वो कौन सी डिवाइस है जो एसी को डीसी बनाती है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट कौन बनाता है। सब गलत बता रहे, आलोक बिल्कुल सही आंसर एक आया है, रेक्टिफायर यार। रेक्टिफायर वो डिवाइस होती है जो एसी को डीसी बनाती है। इन्वर्टर जो लोग बता रहे हैं वो ये है, डीसी को जो एसी बनाता है वो है इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर डीसी को एसी बनाता है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, वो कौन सी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदल देता है, इलेक्ट्रिकल में बदल देता है। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल दे, वो है कौन, वो है जनरेटर। ओके बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरा आ जाओ, जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल बना दे, वो है आपके घर की पानी की मोटर। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनाना है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बनाना है, माइक, स्पीकर, एम्पलीफायर, एसी डीसी, डीसी एसी, सब आपसे पूछे जाता है। ठीक है, तो इसका हमने कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पे दे रखा है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना भाई। जैसे हाथों को जब आप रब करते हैं तो हाथों को रब करने पर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में बदलते हैं। पत्थरों को जब करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी है जो हीट लाइट साउंड में प्रोड्यूस होती है। बल्ब जलता है, इलेक्ट्रिकल को लाइट और हीट में बदलता है। तो मतलब अलग अलग डिवाइस के अलग अलग काम होते हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। ओके भाई। हाँ भैया बायलिंगुअल है, चिंता ना करो। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर भाई, हीट पावर एंड एनर्जी इतना ही काम है, इतना आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं पूछा गया है। क्लियर, बोलो।
किसी को कोई समस्या, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो अभी पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़े। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरे भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कैसे करा दे, किसी किसी चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन एक एक साल में आता है, हम प्रैक्टिस ही यहाँ करा देते हैं। ठीक है, तो इतना काहे परेशान हो रहे हो, जो चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तभी आपको बीच बीच में कराते रहते हैं। जैसे देखो हमने मैकेनिक्स पूरा आपको करा दिया पिछले 3 सालों का। ठीक है, तो इस तरीके से हम खुद ही कराते रहेंगे, लास्ट में हम आपको 5 सालों का पूरा पेपर दे देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आप खुद को एनालाइज करो, चैप्टर वाइज कर लोगे ना तो आपको मजा भी नहीं आएगा। ओके चलो आगे बढ़ो भाई। क्या पूछ रहे हैं, डिक्टोफोन क्या होता है? डिक्टोफोन जो होता है वो वॉइस रिकॉर्डर होता है भाई, आवाज को रिकॉर्ड करता है। हाँ केमिस्ट्री हम ही पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, पढ़ाएंगे, क्लास जब लगेगा। ठीक है, जब भी क्लास लगेगा तो मिल जाएगी भाई केमिस्ट्री भी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे अपने पार्ट पे। वर्क एनर्जी पावर में इससे बाहर नहीं आने वाला है, इतना पढ़ लेना। ईयरफोन, ईयरफोन आपके देखो भैया दोनों काम करते हैं। ईयरफोन में जो माइक लगा होता है वो यही काम करता है क्या, कि साउंड को इलेक्ट्रिकल में बदलना। लेकिन जो ईयरफोन का जो पार्ट होता है स्पीकर वाला जो आप कानों में लगाते हो, वो इलेक्ट्रिकल को साउंड में बदलता है। ठीक है, ये पॉइंट। चले आगे। ओके, तो हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, हमने आपको काइनेमैटिक्स पूरी करा दी, हमने एनएलएम पूरा करा दिया, हमने आपको यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर पढ़ा दिया। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनडीए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन आएंगे जरूर, हर साल पेपर में आते हैं 2 क्वेश्चन लगभग लगभग, तो जरूर अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत हलवा नहीं आता है कुछ भी। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बिल्कुल सिंपल सा है भैया। जैसे आप वर्क देखते हो ना कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, वैसे फोर्सेस भी होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट के बेसिस पे काम करते हैं। जैसे कि आपके सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, संरक्षी होते हैं, लेकिन जो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो नहीं करते, जैसे न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों ओर नहीं लगता। ठीक है, ना ही वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करता है, वो तो नाभिक के पार्टिकल के बीच लगता है, वो पार्टिकल कहीं भी हो सकते हैं नाभिक में, इसलिए वो नॉन कंजर्वेटिव में काउंट होता है। तो 2 टाइप के आपके सिंपल से फोर्स यहाँ से बनते हैं। चलो भाई ग्रेविटेशन की बात करें तो आपको एक बात हम बता चुके हैं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जिसमें से हमने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन। उन्हीं 4 में से एक पार्ट है आपका ग्रेविटेशन। ठीक है, अच्छा भाई, ग्रेविटेशन जो है हमने आपको बताया था इट इज द वीकेस्ट फोर्स, ये सबसे कमजोर बल होता है यूनिवर्स में, वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर बल है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे कमजोर बल यही होता है। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में किसने बताया था? न्यूटन सर ने बताया था।
आपको पता है ना कि ग्रेविटेशन फोर्स की खोज न्यूटन सर ने करी थी, वो सेब गिरा था उनके ऊपर। ये जो स्टोरी आप बचपन से सुनते हो पूरी गलत है। रियल स्टोरी क्या है कि न्यूटन सर जब ये इन्होंने ग्रेविटेशन की खोज करी थी तो वो अपने घर में ही थे। क्यों? क्योंकि उस समय चल रहा था लॉकडाउन। उस समय भी लॉकडाउन चल रहा था और वो घर पे ही थे, और न्यूटन सर ने घर पे रहकर ही इसको क्या किया था भैया, इसको डिस्कवर किया था। ठीक है भाई, घर पे रहकर, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था उस समय, वो घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं था। ओके, ये याद रखिएगा। नहीं तो एप्पल वाले में नहीं था, एप्पल सिर्फ एक कहानी है। एप्पल सिर्फ एक कहानी है। ओके। हाँ सच में लॉकडाउन क्यों चल रहा था? क्योंकि तुम्हारे यहाँ लॉकडाउन क्यों चल रहा था? क्योंकि वैश्विक महामारी फैली थी, उस समय भी फैली थी। ठीक है, उस समय भी वैश्विक महामारी इंग्लैंड वगैरह में बहुत ज्यादा फैली हुई थी। ठीक है, इस वजह से। कोविड की वजह से नहीं, उस समय कोविड नहीं था। ठीक है, उस समय चल रहा था प्लेग वगैरह, शायद फैला हुआ था इंग्लैंड में, उस समय पे ये हुआ था। ठीक है, चलो न्यूटन सर के पास आता है। न्यूटन सर जो हमारे हैं बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे। उन्होंने घर में बैठे बैठे ग्रेविटेशन की खोज कर दी। उन्होंने कहा कि अगर आप दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठा लो जिनके पास मास है, वो चाहे एक दूसरे से कितनी दूर भी ना रखे हो, बस दूरी नोन होनी चाहिए, अननोन नहीं। नोन का मतलब जो मेजर की जा सके, जिसको मापा जा सके, वो। तो अगर कोई भी दुनिया के दो वस्तुएं जिनके बीच की दूरी r है और उनके मास m1 m2 हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, और वो अट्रैक्शन फोर्स ही इन्होंने नाम दिया उसको ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है भाई, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का वो बल है जो हर उस वस्तु के बीच लगता है जिसके पास द्रव्यमान होता है और जो एक दूसरे से एक नोन डिस्टेंस पे रखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब में। मैंने ये पेन पकड़ रखा है, मैं इस पेन को खींच रहा हूँ, पेन मुझे खींच रहा है। आपके घर में जितनी चीजें हैं सब आपको खींच रही हैं, आप उनको खींच रहे हो, सबके बीच लग रहा है। हमारा चांद क्यों घूम रहा है? क्योंकि ग्रेविटी है अर्थ की, उसको घुमा रही है। हम सूरज के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटी है सूरज की, हम घूम रहे हैं। पूरा यूनिवर्स क्यों घूम रहा है? क्योंकि ग्रेविटी है। अब समझ लो ग्रेविटी दुनिया का सबसे कमजोर बल है, लेकिन इस दुनिया को चला भी इसी ने रखा है। आप समझो, पूरी दुनिया इसी ने चला रखी है ना? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही चीजें चल रही हैं। ग्रेविटी है सब कुछ। अब तो ग्रेविटेशनल वेव भी डिस्कवर हो चुकी हैं कि ग्रेविटी की तरंगे होती हैं, है ना? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं से निकल के आते हैं। तो ग्रेविटेशन के बारे में हमने यहाँ पे सीख लिया कि दुनिया की कोई भी चीज हो जाए जितनी दूर बैठी हो, चाहे जितनी दूर, सूरज आपको खींच रहा है, आप सूरज को खींच रहे हो। बस ये है कि बल बहुत कम है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो दुनिया में हर चीज के बीच ग्रेविटी लगती है, चाहे जितना दूर हो। अच्छा भाई, बस वो इन्फिनाइट दूरी पे नहीं जाना चाहिए। यही तो न्यूटन सर ने बताया था कि दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटी लगती है। अच्छा, तो न्यूटन सर ने एक बढ़िया सा फॉर्मूला बनाया। क्या बनाया? उन्होंने कहा कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है, इसमें कोई रिपल्सन नहीं होता, सिर्फ आकर्षण। अच्छा सर, ये फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, जितना कम मास उतना कम फोर्स। दोनों ही के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अरे बता रहे सब बता रहे, सुनो तो। अगर पृथ्वी सन से दूर ना होती तो आज तुम पढ़ रहे होते हमसे, हैं? बताओ। अगर पृथ्वी सन से दूर ना जाती तो आज आप एनडीए की तैयारी कर रहे होते। ना एनडीए होता, ना आप होते, ना हम होते, ना तुम पढ़ रहे होते, कुछ ना होता। ऐसा है, इसलिए पढ़ो। m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको जब एक साथ कंबाइन करके हमने लिखा तो ये बना m1 m2
बाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाया कैपिटल जी। कैपिटल जी यहाँ पर एक कांस्टेंट के रूप में आया है और ये रहा फॉर्मूला ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो दुनिया के कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हैं उनके बीच लगने वाला बल हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी सब बताएंगे, काहे परेशान। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता है प्यारे भैया, पीछे बता चुके हैं आपको। यहाँ ग्रेविटी ही सेंट्रीपिटल का काम करती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जी क्या है, जी एक कांस्टेंट है जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, कैपिटल जी की एक फिक्स वैल्यू निकाली गई है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू या फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला या फिर इसका यूनिट, इन तीन में से एक लगभग लगभग हर साल पूछा गया है। तो वैल्यू ये रही, यूनिट ये रहा, डायमेंशन फॉर्मूला आपको हम करा चुके हैं। क्या है डायमेंशन फॉर्मूला, वो होता है इसका m-1 L³ T-2। सही लिखा है, बताओ डायमेंशन फॉर्मूला सही लिखा है। अरे बोलो भाई। Is this dimension formula is right? Yes, this one is right. हमने लिखा है तो सही होगा। सही है, गलती क्या है इसमें, क्या गलती है बताओ। हाँ, गलती नहीं निकालो भैया, हमने लिखा है सही है। चलो, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, कैपिटल जी की वैल्यू, अब आपसे क्वेश्चन एनडीए घुमाता है, कहता है भैया एक बात बताओ, अगर हम कैपिटल जी को जुपिटर पे कैलकुलेट करें तो क्या बदलेगा, अगर हम किसी मीडियम में कैलकुलेट करें तो क्या बदलेगा, छोटका प्लेनेट बड़का प्लेनेट बदलेगा, उल्का पिंड पे रख दें बदलेगा, कभी नहीं। कैपिटल जी किसी पर भी अफेक्शन का कोई असर इस पे नहीं होता, ये सबसे इंडिपेंडेंट होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट जो कोई है वो यही है। ओके, तो बस ये याद रखना, इस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दुनिया में सब जगह समान है। या जहां चले जाओ, सोलर सिस्टम घूमो, आगे घूमो, एंड्रोमेडा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह से। ओके भाई, अच्छा अब यहां से छोटू क्वेश्चन, ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारा चांद, दोनों के मास हैं me और mm, दोनों एक दूसरे को अपने अपने फोर्स से खींच रहे हैं। ये इसको F2 फोर्स लगा के खींच रहा है, ये F1। अब बताओ कि F1 एंड F2 में क्या रिलेशन बनेगा। F1 is greater than F2, F1 is less than F2, F1 is equals to F2, या फिर F1 is not equals to F2 is not equals to 0। बताओ भैया, which option is correct, जल्दी से बोले। अमन बिल्कुल सही, एक आंसर सही आ गया। रोहन बहुत बढ़िया, और बताओ। अरे और बताओ। करेक्ट आंसर दो लोगों ने दिया है, बाकी आंसर गलत है, करेक्ट आंसर थर्ड है। मेरे प्यारे भैया देखो फॉर्मूला फिर से, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी, पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी तो बदल नहीं रही, पृथ्वी और चांद के द्रव्यमान तो फिक्स हैं,
और दोनों के ही द्रव्यमान रखने पड़ते हैं हर फॉर्मूले में, चाहे F1 का फोर्स निकालो चाहे F2 का निकालो, मतलब फॉर्मूले की वैल्यू तो सेम आएगी। इसका मतलब है ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा इक्वल लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। बोलो नहीं आया? हाँ भाई, अरे आया कि नहीं आया? अरे बताओ भैया, चढ़ा कि नहीं चढ़ा? आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ध्यान रखिएगा कि फोर्स हमेशा बराबर लगेगा, ना किसी का कम ना किसी का ज्यादा। अगर ज्यादा लग रहा होता तो सूरज हमें खींच ना लेता, हम क्यों उसके चारों ओर घूम रहे हैं? और कम लग रहा होता तो हम सूरज को ना खींच लेते। बात तो वही है ना। अगर द्रव्यमान के आधार पे बात होती, ओके, तो मास के बेसिस पे बड़ी समस्या हो जाती। अगर मास के बेसिस पे होता तो सब कुछ एक दूसरे पे गिर जाता। अब जुपिटर हमें खींच लेता। जुपिटर जिसको हम लोग भगवान के तौर पे पूजते हैं, पता है वो सच में हमारा भगवान है, रियल गॉड वही है। अगर सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स में बात की जाए, सारे प्लैनेट्स को हम लोग एज अ गॉड हिंदुओं में क्या होता है, ट्रीट किया जाता है। बट रियल प्लैनेट्स में गॉड देखा जाए तो जुपिटर इज रियल गॉड। क्यों? ये साइंस ने भी माना है कि जुपिटर असली भगवान है हमारे लिए। व्हाई? बिकॉज जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। अब जुपिटर के साथ समस्याएं बहुत है। इतना बड़का प्लैनेट है ये कि जब ये प्लैनेट को हम देखते हैं, आपने कभी जुपिटर की फोटो देखी है? कितने लोगों ने ध्यान से देखी है जुपिटर, जिनकी आंख बंद करते जुपिटर दिखने लगता है? हाँ भाई, कितने लोगों को आंख बंद करने पर जुपिटर एकदम क्लियर दिखता है, बढ़िया मजेदार? देखे हो? बहुत बढ़िया। तो जुपिटर एक सबसे बड़ा प्लैनेट है। एक्चुअल में इसे प्लैनेट होना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि जुपिटर में सरफेस नहीं है। पूरा जुपिटर गैस से बना हुआ है, इसमें सॉलिड सरफेस है ही नहीं। दूसरा पॉइंट, जुपिटर में आपने देखा होगा एक बड़ा सा धब्बा टाइप का आपको दिखता है, बड़ा सा दाग, देखा कभी उसको? जुपिटर में एक साइड से ही अलग सा कलरफुल दाग दिखता है, स्टॉर्म। वो बड़ा तूफान है जो वहां परमानेंट चल रहा है इतने सालों से। आपको पता है वो तूफान कितना बड़ा है? इमेजिन करो, वो तूफान कितना बड़ा होगा? अर्थ जितना बड़ा। और बताओ, सिर्फ जुपिटर में एक छुटकू सा तूफान चलता रहता है जो अलग से कलरफुल दिखता है, वो कितना बड़ा है? अर्थ को हिला देने वाला रेड कलर में, हाँ हाँ भाई वो तो हमें भी पता है। और बताओ। हिला देने वाला, अच्छा चलो। वो लगभग 17,000 किलोमीटर बड़ा है। और हमारी रेडियस कितनी है? 6,000। हम कितनी धरतियां उसमें समा देंगे? लगभग 3। तो 3 पृथ्वी लगभग उस खाली स्पॉट में समा जाएंगी। समझ लो कितना बड़ा है। जब वो स्पॉट इतना बड़ा है तो जुपिटर कितना बड़ा होगा, अब इमेजिन कर सकते हैं हम। तो जुपिटर हमारे लिए भगवान क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि जुपिटर इतना बड़का प्लैनेट है कि हम उससे इतनी दूर हैं। ये अर्थ है, ये है जुपिटर। अब होता क्या है, दुनिया के करोड़ों हजारों एस्टेरॉइड्स जो है वो घूम रहे हैं, कभी भी किसी भी प्लेनेट से टकरा जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमें बचाता कौन है? जुपिटर। होता क्या है कि जब कभी भी कोई एस्टेरॉइड, बड़का सा एस्टेरॉइड हमारी तरफ आता है, पृथ्वी की तरफ आता है,
तो जुपिटर के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो इतनी स्पीड में आता है कि जुपिटर उसको ऐसे खींच लेता है, तो पृथ्वी पे नहीं गिरता। क्या होता है, पृथ्वी पे नहीं गिरता, जुपिटर उसको या तो बाहर निकाल देता है, अगर इधर से आ रहा है तो जुपिटर इसको ऐसे ऐसे निकाल देता है। तो जुपिटर का ग्रेविटेशन इतना तेज है कि वो हमारे पृथ्वी पे कई सारे एस्टेरॉयड गिरने से बचा लेता है। लेकिन आपको पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आज जुपिटर हमें बचा रहा है तो कभी ये भी तो हो सकता है कि जुपिटर के यहाँ पे कोई एस्टेरॉयड हो और जुपिटर भैया उसको खींच ले, वो झोंके में आए हमारी पृथ्वी पे गिर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जुपिटर भगवान भी हैं जब तक जिंदा रखे हैं हमें तब तक, लेकिन जुपिटर हमारे लिए नुकसान भी कर देंगे। किस दिन, जिस दिन इनका मूड खराब हुआ और एक एस्टेरॉयड को घुमा देंगे, ये लो जाओ, फिर आप उसे नहीं रोक सकते क्योंकि जुपिटर ने भेजा है और भगवान की भेजी हुई चीज कहाँ रोक पाओगे। ठीक है, बस इतना सा। सबको, सारे प्लैनेट्स को बचाता है जुपिटर, सोलर सिस्टम को बहुत प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हाँ दोनों काम कर सकता है, इसीलिए ध्यान से रखे भाई। ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो इतना क्लियर हो गया, कोई समस्या यहाँ तक? तो हमने समझ लिया कि ग्रेविटेशन काम कैसे करता है सोलर सिस्टम में। तो ग्रेविटेशन ही है जो सोलर सिस्टम को बचा भी रहा है और ग्रेविटेशन ही है जो उसे खराब भी कर देगा। और प्लेनेट में भी यही काम करते हैं, बचाते हैं गिराते हैं, बचाते हैं गिराते हैं। हम अभी तक बचे हुए हैं तो बस किस्मत है हमारी। जिस दिन एक गिर जाएगा, डायनासोर चले गए थे, हम भी चले जाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा, रोक सकते नहीं हो। अभी हम लोग रोकने के लिए नहीं कैपेबल है, हम इंसान सिर्फ उसको देख सकते हैं कि वो आ रहा है, आ रहा है और आ गया, बस खेल खत्म हो गया। और कुछ नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटू मोटू सा गिर जाए, लगभग आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, उसमें फिर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, टाइटन पे चलेंगे। टाइटन, अच्छा टाइटन कहाँ है? सैटर्न के पास। तो टाइटन पे जाओगे ना, टाइटन में समस्याएं हैं, ये दूर है। एक्चुअल में हम लोग कहाँ है ना, हम लोग हैं यहाँ पे एच जोन में। देखो लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, हम लोग कहते हैं पृथ्वी पे ही लाइफ क्यों है, क्योंकि ये हैबिटेट जोन है। हैबिटेट जोन, हैबिटेट जोन क्या होता है? सन से एक ऐसी दूरी जहां पर पानी तीनों अवस्थाओं में मिल सकता है, और लाइफ एग्जिस्ट वहीं करेगी जहां पानी तीनों अवस्थाओं में मिले। तभी आप देखते हो जो शायद नासा इतना पैसा खर्चा कर रहा है, नासा पागल नहीं है जो प्लैनेट्स पे पानी ढूंढ रहा है। अब आप कहोगे सर पानी ढूंढ के क्या, ऑक्सीजन तो ढूंढे। अरे पानी ढूंढ लेगा वही जरूरी है, ऑक्सीजन तो बना भी लेंगे। मेन पानी ढूंढा जा रहा है, क्यों? क्योंकि जिस प्लेनेट पे पानी तीनों स्टेट में मिल जाएगा ना, वही जीवन में रहने लायक है। हम सूरज से एक अच्छी सी दूरी पे है, हम इतनी बढ़िया दूरी पे है कि हमारे यहाँ पानी तीनों स्टेट में है। और जिस दिन हम इस दूरी से कम या ज्यादा हो जाएंगे, पास जाएंगे, तो पानी सिर्फ वेपर फॉर्म में मिलेगा, और दूर चले जाएंगे तो पानी सिर्फ सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। जैसे टाइटन वगैरह पे जाओ, यूरोपा, टाइटन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, ये सब बर्फ के बने हुए हैं, बिल्कुल जमे हुए। इनमें हीरो की बारिश होती है, डायमंड की बारिश होती है, जिनके पास कार्बन ज्यादा है, तो वो सब इसी खेल पे खेला खेलते हैं। अब टाइटन खरीद लो, पता चला सबसे अमीर बन जाओ। तो हम हैबिटेट जोन में हैं जहां पे पानी है, इसलिए हम जी पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं एडजस्ट कर सकते। इसीलिए नासा पानी ढूंढ रहा है, कह रहा भैया पानी दे दो, बाकी तो हम बना ही लेंगे। यही मेन होता है। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतनी सेवा रखते हैं फिर। बाकी नहीं नहीं, मार्स नहीं है, मार्स आपका खत्म हो चुका है। वीनस को जानते हो? वीनस, वीनस, वीनस को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये पेपर में आता है क्वेश्चन अक्सर, ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा आपको। वीनस इज नोन एज द सिस्टम सिस्टर ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि कभी वीनस भी हमारे जैसा था, जैसे कभी सास भी बहू होती है, वैसे कभी वीनस अर्थ थी। लेकिन आज वीनस में क्या है, हम लोग हो सकता है वीनस से ही अर्थ पे आए हों। वीनस पे जब हम लोग रहते होंगे तो हमने इतना कार्बन कर दिया कि आज वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। क्यों? क्योंकि उसके पास कार्बन ही कार्बन है, इतना कार्बन है उसके पास कि वो सबसे गर्म है।
तो कार्बन की वजह से उसका सारा एटमॉस्फेयर इतना डीप हो गया है कि सब कुछ खत्म है वहां। और वीनस बिल्कुल हमारे शेप साइज सब कुछ वैसा ही है जैसे हम है। तो कभी हैबिटेट जोन वीनस पे रहा होगा, आज हमारे पास है, तो कभी किसी और के पास चला जाएगा, तो हम वहां जीने लगेंगे। इसीलिए इंसान की प्रजाति बचाई जा रही है, इंसान नहीं। ठीक है, तभी कहते हैं हीरो। आपने मूवी देखी एवेंजर्स? एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम। एंड गेम में हीरो कौन था बताओ? एवेंजर्स एंड गेम में हीरो कौन था? अगर आपने देखी है तो आयरन मैन। आयरन मैन जिसने लास्ट में थैनोस को मारा, टोनी स्टार्क, हल्क। अच्छा, बढ़िया। हम बताएं? सोचना। आज 24 घंटे का समय दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में बताना क्यों। द रियल हीरो इज थैनोस। सोचिएगा, फिर बताइएगा। ठीक है, थैनोस असली हीरो था उसकी मूवी का। चले भाई, तो चलिए आज की सेवा यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।